व्याख्यान 51 और इस व्याख्यान में हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों, और तरंगों द्वारा चूंकि विकिरण होता है तो इसको हम विकिरण भी लिख सकते हैं कि उत्पत्ति की। तो अभी तक हमने देखा कि मैक्सवेल के समीकरण का एक हल समतल विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। तो हमने देखा था कि जो मैक्सवेल्स के हमने इक्वेशन लिखे थे, डेल डॉट ई बराबर 0, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डी बी डी टी, डेल डॉट बी बराबर 0 तथा डेल डॉट बी बराबर म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डी ई डी टी। ये हैं मैक्सवेल के समीकरण बिना स्रोत के, अर्थात इसमें रो बराबर 0 है और जे बराबर 0 है। तो इसमें हमने देखा कि इनका एक हल समतल विद्युत चुंबकीय तरंगें है, और ये तरंगें अपने साथ ऊर्जा को ले जाती हैं और अपने साथ संवेग को ले जाती हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि ये तरंगें उत्पन्न कैसे होती हैं। और हम इस प्रश्न का इस व्याख्यान में और एक बिंदु आवेश के लिए अगले व्याख्यान में उत्तर देंगे। तो आपको ले चलता हूं एक पिछले व्याख्यान की ओर, जहां पर हमने देखा था कि यदि हमारे पास एक डोर है और उसके एक छोर को हम ऊपर नीचे सरल आवर्त गति करते हैं, तो यदि मान लीजिए डोर x दिशा की ओर है और इसके एक छोर को हम y बराबर कुछ आयाम साइन ओमेगा टी इस प्रकार की गति देते हैं, तो इससे एक तरंग पैदा होती है, जिसके कारण जो तरंग पैदा होती है डोर पर, उसका समीकरण होता है y एक्स टी बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहाँ पर k बराबर है ओमेगा बटा v। ये हम पहले देख चुके हैं। तो ये जो आवर्त गति हम यहाँ कर रहे हैं, सरल आवर्त गति, यह गति डोर पर चलने वाली तरंग का स्रोत है, और जब हम ये गति करते हैं तो कुछ ऊर्जा देते हैं, यही ऊर्जा इस तरंग द्वारा ले जाई जाती है। तो ये तो बात हुई यांत्रिक तरंग की। साथ में मैंने आपको यह भी दिखाया था कि यदि मैं एक समतल लेता हूं जिस पर कुछ पृष्ठ घनत्व सिग्मा का आवेश है, और यदि ये एक दिशा में चलने लग जाए अचानक से, तो इसके द्वारा एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है जो कि इस समतल के समानांतर होता है। तो इस तरह का एक चुंबकीय क्षेत्र, इसको मैं दूसरे रंग से बना देता हूं, एक पैदा होता है। और ये आगे की ओर बढ़ता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के चलते एक ई भी पैदा होता है, और ये दोनों साथ साथ आगे की ओर बढ़ते हैं, और समय t में ये सी टी दूरी तक चले जाते हैं। तो यहाँ तक हमें एक चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। इसके आगे केवल इस
चादर द्वारा बना हुआ फील्ड E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, मान लीजिए दिशा x है, x होगा। लेकिन इससे पहले हमारे पास पूरे क्षेत्र में ये B फील्ड इस प्रकार से और एक इसके द्वारा बनने वाला E फील्ड भी मिलता है। तो हमने देखा कि अचानक गति देने से, और अचानक गति देने का मतलब उसमें हमने एक त्वरण पैदा किया, वो देने से एक E और B फील्ड बनते हैं जो कि चलते हैं C वेग से। तो ये तरंग है या विकिरण है, क्योंकि ये चलते हुए फील्ड E क्रॉस B यदि हम लें तो ये E क्रॉस B लेकर तरंग की दिशा में एक ऊर्जा भी ले जाते हैं जिसका मान S द्वारा दिया जाता है। तो हमने दो तरीके देखे, एक यांत्रिक में और एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा बनते हुए तरंगें। तो ये विचलन या ये हलचल चलती है और एक तरंग के रूप में आगे बढ़ती रहती है। इसी को हम एक गणितीय रूप इस व्याख्यान में देंगे और उसके अगले व्याख्यान में पुनः ये सरल तर्क देते हुए हम देखेंगे किस प्रकार से एक बिंदु आवेश यदि त्वरित हो तो कैसे वह एक विकिरण बाहर की ओर देता है, और हम उसका सही सूत्र कितनी ऊर्जा वो देता है निकालेंगे। तो अब यदि हम गणितीय रूप से देखें तो अब हमें देखना होगा मैक्सवेल समीकरण स्रोतों के साथ, क्योंकि यही स्रोत हमें तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग या विद्युत चुंबकीय विकिरण दे रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि एक चद्दर जो कि आवेशित है उसके चलने पर हमको ये तरंग मिली, तो वह हमारे स्रोत का काम करता है। या यांत्रिक तरंग में, डोर पर चलने वाली तरंग में हमने देखा कि हिलता हुआ एक छोर जो है उसका, वह एक स्रोत का काम करता है। तो यदि अब मैं मैक्सवेल के इक्वेशन लिखूं तो हमें मिलेगा डाइवर्जेंस ऑफ E, और ये R और T दोनों पर है, बराबर रो RT बटा एप्सिलॉन 0, कर्ल ऑफ E बराबर माइनस dB dt, यहाँ पर कोई स्रोत नहीं है, डाइवर्जेंस ऑफ B बराबर 0 है, और कर्ल ऑफ B में भी एक स्रोत है जो कि धारा है, JRT प्लस एप्सिलॉन 0 म्यू 0 DE बाई dt। ये स्रोतों के साथ मैक्सवेल की समीकरण है। अब यदि इनसे मैं देखना चाहूँ कि कैसे तरंग एक पैदा होती है, तो पुनः मैं कर्ल ऑफ E लूँगा जो कि बराबर हो जाएगा माइनस D बाई dt कर्ल ऑफ B, और बाईं ओर मुझे मिलेगा ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ E माइनस डेल स्क्वायर E बराबर माइनस D बाई dt ऑफ कर्ल ऑफ B का मैं मान रखूँगा तो म्यू 0 JRT प्लस म्यू 0 एप्सिलॉन 0 DE बाई dt। अब बीच के कुछ पदों को छोड़ते हुए हम इसको सरल कर सकते हैं और हमें जो समीकरण मिलेगा वह होगा डेल स्क्वायर E माइनस D2E बाई dt स्क्वायर बराबर ग्रेडियंट ऑफ रो RT बटा एप्सिलॉन 0 प्लस म्यू 0 DJ RT बटा DT। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो दायां वाला पद है यह स्रोत है इन विद्युत चुंबकीय तरंगों का।
इसी प्रकार हम बी के लिए भी इक्वेशन लिख सकते हैं। बी के लिए जो समीकरण होगा, पुनः हम लिखेंगे कर्ल ऑफ बी बराबर हो जाएगा म्यू ज़ीरो कर्ल ऑफ जे प्लस म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डी बाई डी टी कर्ल ऑफ ई। और इसको यदि हम कुछ पदों को इधर से उधर लेते हुए लिखें और डाइवर्जेंस ऑफ बी बराबर 0 का प्रयोग करें तो हमको इसका समीकरण मिल जाएगा डेल स्क्वायर बी माइनस म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डी टू बी बटा डी टी स्क्वायर बराबर माइनस म्यू ज़ीरो कर्ल ऑफ जे आर टी। और यहाँ पर यह ई और बी इसका हमको स्रोत पता चल गए। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि इसमें ये स्रोत जो हैं कुछ हलचल पैदा करेंगे और यह हलचल तरंगों के रूप में सी गति से आगे बढ़ेगी। यदि मैं ये त्रिआयामी समीकरणों को देखूं तो इसमें हमको ई जो मिलेगा वो मिलेगा एज अ फंक्शन ऑफ आर माइनस सी टी। सी को अब मैं वेक्टर के रूप में लिख देता हूँ जहाँ ये इसकी चलने की दिशा है, या बी आर माइनस सी टी। और यदि आप एक आयाम में देख रहे हैं तो x माइनस सी टी के ये फंक्शन हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं क्या होगा यदि c बराबर इन्फिनिटी हो और c बराबर है 1/√ऑफ म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो। तो यदि 1/म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो इन्फिनिटी अनंत हो तब क्या होगा? ऐसी दशा में जो 1/c² वाला पद एक में है ये d2e बाई dt स्क्वायर और चुंबकीय क्षेत्र के लिए है ये 1/c² d2 बाई dt स्क्वायर, ये दोनों शून्य हो जाएंगे। तो हमें जो समीकरण मिलेगा वो मिलेगा डेल स्क्वायर ई बराबर ग्रेड ऑफ रो बटे एप्सिलॉन ज़ीरो प्लस म्यू ज़ीरो डी जे आर टी बाई डी टी। और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/एप्सिलॉन ज़ीरो को बाहर लेते हुए ग्रेड ऑफ रो प्लस म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डी जे बाई डी टी। और जो दूसरा पद है पुनः इसको मैं शून्य लिख दूंगा क्योंकि म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो बराबर 1/c² बराबर शून्य हो जाएगा। तो जो अब मुझे समीकरण मिलेगी वह होगी डेल स्क्वायर ई बराबर ग्रेड रो बटे एप्सिलॉन ज़ीरो। और इसी प्रकार यदि मैं बी वाली इक्वेशन लिखूंगा तो उसका रूप होगा डेल स्क्वायर बी बराबर माइनस म्यू ज़ीरो ग्रेड ऑफ जे आर टी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ई जो कि आर और टी का फंक्शन है, इसी प्रकार बी जो कि आर और टी का फंक्शन है, वो ठीक उसी समय जिस समय पर जे या रो का मान लिया जा रहा है उसी समय ये मिल जाते हैं। तो ये इसका जो हल होगा वो हम साधारण तरीके से निकाल सकते हैं पहले वाली इक्वेशनों को देखते हुए, जो कि हैं
डेल डॉट ई बराबर रो ओवर एप्सिलॉन ज़ीरो और डेल क्रॉस बी बराबर म्यू ज़ीरो जे, उनसे हम निकाल सकते हैं और इनका मान क्वाजी स्टैटिक हल के द्वारा दिया जाता है। ये क्वाजी स्टैटिक इसलिए क्योंकि जिस समय पर रो या जे बदल रहे हैं ठीक उसी समय पर हमको ई और बी का मान मिल रहा है। क्योंकि सी का मान अनंत है इसलिए उसी समय एक्शन एट डिस्टेंस हो रहा है, हमें जिस भी स्थान पर हम हों वहीं पर वह हलचल मिल जा रही है। परंतु समीकरणों में 1/c² d2e by dt² या 1/c d2b by dt² पद भी हैं और हमने देखा इनके कारण हमें जो हल मिलते हैं उसमें x - ct उसका फलन ये बनते हैं। तो इसके कारण कोई भी हलचल या ई एवं बी में बदलाव कुछ समय बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। तो यदि समय t पर हम r पर होने वाली बदलाव E और B में देखना चाहें तो ये E R और समय t प्राइम बराबर t माइनस r प्राइम बटा c का फंक्शन होंगे। क्योंकि r पर हम जो भी कुछ देखेंगे वह एक समय t प्राइम जो कि t से r प्राइम बटा c उतने समय पहले होने वाले बदलाव को दिखलाएगा। और कैसे हम इनका हल निकालेंगे ये थोड़ा उन्नत कक्षाओं में आप सीखेंगे। तो इनको हम थोड़ा ये अनुभव कराना चाहता था कि कैसे ये चीज़ें निकाली जाती हैं। तो ये इसमें जो t प्राइम बराबर t माइनस r प्राइम बटा c है, इसको हम रिटार्डेड समय कहते हैं। रिटार्डेड समय का मतलब कुछ पहले। तो जो भी आप कहीं पर हलचल या ई या बी देखेंगे वो उसका मान जो रिटार्डेड समय में पहले कहीं हुआ है वैसा होगा। तो इनका हल उन्नत कक्षाओं में आप सीखेंगे कैसे गणितीय तरीकों से ये मान निकाले जाते हैं। यह उन्नत कक्षाओं का विषय है। तो उसको हम आप सीखेंगे यदि आप आगे कोई इससे ज़्यादा एडवांस कोर्स लेते हैं उसमें ये सीखेंगे। अब मैं क्या करूँगा
कि एक बिंदु आवेश से यदि वह त्वरित हो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, क्या मैग्नेटिक फील्ड बनता है, या उससे क्या विकिरण निकलता है। यह एक उसी प्रकार के तर्कों द्वारा या उसके लिए बल रेखाएं बना के निकालूंगा बिना अधिक गणित करे हुए, जिसको आपको थोड़ा सा एक अनुभव आ जाए और एक पता चल जाए कि कैसे ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं और कैसे ये विकिरण को एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। वह हमारे अगले व्याख्यान का विषय होगा। थैंक यू।